जो लड़ाइयाँ मेरे माँ बाप ने लड़ी हैं वो उन्हें किसी प्रकार से मुझे जीतना है। प्राइवेट जॉब करके अपने लिए इनफ फंड्स इकट्ठा किए ताकि मैं अपनी फैमिली को और अपने आप को सपोर्ट कर सकूं। जब मैंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दिया तब मुझे समझ में आया कि ये एग्ज़ाम ऐसा है जहां आपका दृष्टिकोण जो है बहुत ही विस्तृत होना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को माफ़ करना इम्पॉर्टेंट है। शायद मेरे अंदर ही कुछ कमी है जिस वजह से मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कुछ ऐसा करके जाना है जिससे मेरे परिवार को, मेरे माता पिता को, मेरे बच्चों को, मेरे बीवी को, मेरे समाज को उस पर फ़ख्र हो। नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उत्तर प्रदेश काडर के 2013 बैच के युवा आईपीएस ऑफिसर आशीष श्रीवास्तव जी हैं, जो इसके पहले उत्तर प्रदेश में, मूल रूप से वो लखनऊ के ही, उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, कैपिटल उत्तर प्रदेश, और काफ़ी महत्वपूर्ण दायित्व उन्होंने इसके पहले अलग अलग उत्तर प्रदेश के ज़िलों में निभाए हैं और वर्तमान में उनकी पदस्थापना कानपुर में है और डीसीपी क्राइम और जो अन्य महत्वपूर्ण दायित्व हैं वो उनको निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं आशीष जी आपका अफसरनामा में। धन्यवाद शरद जी। अफसरनामा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशीष जी, इस कार्यक्रम में हम थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक होते हैं और पीछे की तरफ चलते हैं, जब आशीष जी की उम्र रही होगी 13, 14, 15 साल के बीच में, यानी जिसको हम एडोलेसेंट एज एक कहते हैं, किशोर अवस्था की दहलीज पर आप खड़े हैं और एक बहुत ही अच्छी फैमिली, संस्कारवान परिवार में आपकी अपब्रिंगिंग है। उस वक्त मन में जो ख्यालात थे आपके, जो चिंतन था, जो दिमाग में चलता था कि कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि ये वो उम्र होती है जब हम अपनी आगे की ज़मीन, भविष्य की ज़मीन को देखने की कोशिश शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा याद करके ज़रा मुझे बताइए कि उस वक्त आपकी सोच, आपके सपने, आपकी दृष्टि क्या थी? देखिए, जब जिस समय की आप बात कर रहे हैं, जो किशोरावस्था में मैं अपना 8th 9th के बाद में, जैसा कि मेरे पिताजी एक क्लर्कल ग्रेड के अधिकारी थे और मेरी माताजी एक होम मेकर हैं। तो मैं एक हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। तो हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं थी जिसमें हमें बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं या हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल थी। लेकिन फिर भी मेरे माता पिता ने स्ट्रगल करके हम सभी भाई बहनों को पढ़ाने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं उस समय चूँकि ऐसी अवस्था आ जाती है जब आप अपने पिता की समस्याएं जानने लगते हैं, मम्मी के सपनों को समझने लगते हैं, तो मेरे दिमाग में ज़रूर आ रहा था कि जो लड़ाइयाँ मेरे माँ बाप ने लड़ी हैं वो उन्हें किसी प्रकार से मुझे जीतना है। तो एक ये मन में विश्वास मन लेकर के मैं आगे बढ़ा कि कुछ भी करके जिन परेशानियों से मेरे पूर्वज या मेरे माता पिता गुजरे हैं, मुझे प्रयास करना है कि वो परेशानियां भविष्य में हम लोग के सामने ना आए। तो इस उद्देश्य से धीरे धीरे करके मैंने आगे पढ़ाई करना शुरू किया और फिर आगे चल करके जैसे कैरियर है अभी आगे बढ़ रहा है। मतलब उसी समय ये संकल्प मन में आया कि कुछ ऐसा करना है कि परिवार के लिए एक बहुत ही प्रसन्नता का विषय मैं बनूं। जी। जैसा मैंने बताया, पिताजी चूँकि क्लर्कल बैकग्राउंड से थे, तो हमारे दैनिक जीविका को लेकर के ऐसी समस्या नहीं थी। लेकिन जिस समाज, परिवार और जिस ज़िले से हम लोग आते हैं, वहाँ पर पिताजी की अपनी स्थिति की वजह से उनको वो तवज्जो नहीं मिलती थी, उनके ओपिनियंस को वो तवज्जो नहीं मिलती थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि शायद मतलब इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है ताकि हमें लोग सीरियसली लें, हमें लोग जानें, हमारी बातों को समझें और भविष्य में हमें वो सम्मान दें जो औरों को मिलता है। तो ये चीज़ बात बात पे घर कर रही थी, क्योंकि वो उम्र होती है जब आप लोगों के बातों से जो अंदर का गूढ़ बात है, अंदर की छिपी बात समझने लगते हैं कि ऐसा हमारे पिताजी को यहाँ क्यों बैठाया, हम इनको ऐसा क्यों कहा, मेरी माँ को ये गिफ्ट क्यों मिला। तो इन सब चीज़ों ने मुझे प्रेरित किया कि मैं, चूँकि हम लोग जो हमारे सामने जो सबसे आसान साधन है अपने परिवार को ऊपर ले जाने का, वो है पढ़ाई। और ये चीज़ मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाई कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो बहुत ही सिंपल और बहुत सीधा रास्ता है। आप पढ़ाई में अच्छे बनिए और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ना केवल आप आगे बढ़ेंगे, अपने परिवार को आगे बढ़ा पाएंगे।
तभी से एक मन में ललक जगी कि मुझे कुछ भी करके जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उसमें बेस्ट करना है, अपने क्लास में फर्स्ट आना है, अपने स्कूल में फर्स्ट आना है, अपने ज़िले में फर्स्ट आना है, अपने प्रदेश में फर्स्ट आना है। तो और जैसा कि माँ बाप ने रास्ता दिखाया, मुझे भी लगा कि पढ़ना बहुत ही आसान है। मतलब किसी से सिफारिश करवाना, किसी से सिफारिश करवा के या किसी गलत तरीके से कोई चीज़ प्राप्त करने में बहुत झंझट है, लेकिन पढ़ना इतना आसान है। वो सब कुछ आपके हाथ में, आपको किसी के सामने मांगना नहीं है, किसी के सामने प्रस्तुत नहीं होना है, बस आपको त्याग करना है कि अपने सुख का त्याग करना है, नींद का त्याग करना है, जो भी और आपके आसपास के लोग अगर किसी चीज़ में लगे हैं, शादी में जा रहे हैं, म्यूज़िक में जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, आपको उन सब का त्याग करना है। और उसके बाद अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो अपने आप ही दुनिया मुट्ठी में आ जाएगी। तो धीरे धीरे करके जो उनके बताए हुए राह पे चलने पर लगा कि सारी चीज़ें अंदर में कॉन्फिडेंस आने लगा कि सारी चीज़ें हाथ में आने लगी। मैं अपने क्लास में फ़र्स्ट आया, अपने स्कूल में फ़र्स्ट आया, यूपी बोर्ड में मेरिट में आने का प्रयास किया। फिर उसके बाद आगे चल करके आईआईटी में भी सेलेक्ट हुआ। तो ये धीरे धीरे करके समझ में आया कि हाँ, मतलब पढ़ाई एक्चुअली में बहुत ही सरल और बहुत सीधा रास्ता है। पढ़ाई ही वो वरदान है जो आपके जीवन में एक सी चेंज लाती है। वो क्षण भी आ गया आशीष जी आखिरकार जब आप आईआईटी खड़गपुर से आपका सिलेक्शन हुआ सर। जी। और बीटेक 12वीं के बाद जैसे मैंने बताया कि 10th और 12th में अच्छे नंबर पाने के बाद, चूँकि मैंने मैथ्स स्ट्रीम चूज़ करी थी अपने लिए और पहले से ही दिमाग में ये था कि इंजीनियरिंग करनी है। और इंजीनियरिंग में भी जैसा मेरे माँ बाप ने मेरे मन में डाला था कि जो भी करना है उसमें सबसे अच्छा करना है। तो 12वीं के तुरंत बाद ही मैं अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा प्रवेश हो चुका था, लेकिन फिर भी मेरे मन में कहीं एक हट था कि मुझे आईआईटी में ही जाना है। तो मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया और उसके बाद फिर से पुनः तैयारी करी और भगवान की कृपा से और मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से फिर मेरा सिलेक्शन आईआईटी खड़गपुर में हुआ, जहाँ से मैंने अपनी बीटेक की डिग्री ली है। जी, ये बहुत ही क्रूशियल एक क्षण था, यानी नियति ने और आपकी मेहनत ने, दोनों ने ये तय कर दिया था। पहले आपकी मेहनत ने, क्योंकि कर्म ही नियति का निर्माण, डेस्टिनी का निर्माण कर्म ही करता है, आपकी मेहनत ही करती है। सिलेक्शन के बाद बीटेक और वो भी आईआईटी, और आईआईटी यानी वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स ऑफ इंडिया, वहाँ से अखिल भारतीय सेवा में आने का विचार किस क्षण मन में पनपा, या शुरू से आईआईटी जाने के बाद भी ये विचार मन में था कि भले ही बीटेक करूंगा लेकिन अटेम्प्ट ज़रूर करूंगा अखिल भारतीय सेवा के लिए? ये धारणा कहाँ बनी आपकी? तो आईआईटी में जाने का मुख्य उद्देश्य मेरा यही था कि जब तक मेरा सिलेक्शन सिविल सर्विसेज में नहीं होता है तब तक मेरे पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहे, ताकि मुझे अपने माँ बाप से ना केवल हेल्प ना लेनी पड़े बल्कि मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं, क्योंकि साथ में मेरे अन्य भाई बहन पढ़ रहे हैं और उनको भी पढ़ना है और आगे की जो भविष्य की उनकी प्लानिंग है उन सबको सपोर्ट करना है। तो ये जब मैं 10वीं 12वीं में था तभी से मेरे दिमाग में था कि आगे चल करके मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए मैंने ये रूट लिया कि मैं पहले आईआईटी गया। फिर आईआईटी से मैंने 3 साल प्राइवेट कंपनीज में जॉब किया, जिसके थ्रू मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव कर पाया। एक और जो सवाल है कि एक अलग पढ़ाई, बीटेक, आईआईटी, और उसके बाद एक बहुत ही मुख्तलिफ और बहुत ही भिन्न, बहुत ही डिफरेंट एक स्टडी अखिल भारतीय सेवा की। तो आईआईटीएंस मैंने देखा है वो उनके भीतर एडॉप्टेबिलिटी का एक बड़ा अद्भुत मंत्र होता है। इसका जो भी कारण हो, उनका मेधावी होना या इंजीनियरिंग में ही ये कला है। आपने कैसे ये रास्ता जब बदला तो क्या चैलेंजेस भी आए आपके सामने, या बहुत सहज ट्रांसफॉर्मेशन रहा ये? आईआईटी का एग्ज़ाम और जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, दोनों ही बहुत प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स हैं इंडिया के, और लेकिन उन दोनों का अप्रोच बहुत डिफरेंट है। तो जब मैंने प्रथम बार प्रयास किया अपना सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देने का, तो मैंने अपनी अप्रोच मूलतः जो मैंने जेई का एग्ज़ाम निकालने के लिए की थी वही अप्रोच रखी, जिसकी वजह से मुझे सफलता नहीं मिल पाई। तो फिर बाद में मैंने अपने अप्रोच को चेंज किया। बेसिकली जैसे आईआईटी का एग्ज़ाम जब मैंने निकाला था उस समय तो बहुत लो स्कोरिंग होता था जेई एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम। उस समय 33% कट ऑफ रहा करता था, 50% से ऊपर टॉपर स्कोर नहीं कर पाते थे। तो उस समय हम लोगों का जो जेई को लेकर के जो हमारे गुरु रहे, उन्होंने हम लोग को ये मंत्र दिया कि सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने हैं, आपको टारगेट करना है कि
क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन आपको आता है आप उसी को आंसर करिए। और सिविल सर्विसेज में ऐसा ही हुआ, जब मैंने देखा कि मुझे 2-3 क्वेश्चंस के बारे में आइडिया नहीं है तो मैंने उन क्वेश्चंस का उत्तर नहीं लिखा, तो जिसकी वजह से मैं अपने प्रयास में सफल नहीं रहा। तो जब बाद में मैंने सिविल सर्विसेज के संबंध में अन्य लोगों से जानकारी करी, अपने गुरुओं से पूछा, तब उन्होंने बताया कि सिविल सर्विसेज में चूँकि आपकी ये एक तथ्यपरक एग्ज़ाम नहीं है, परीक्षा नहीं है जहाँ पे आपको तथ्यों को रखना है और किसी चीज़ को प्रूफ करना है। ये केवल ओपिनियन, मतलब आपकी सलाह, आपकी ओपिनियन जानने का एग्ज़ाम है। तो किसी भी विषय में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या जानना है, मतलब आपका क्या मानना है, और तो इस चीज़ को रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको सभी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने चाहिए ताकि एग्ज़ामिनर को पता चले कि किस परिस्थिति में किस क्वेश्चन को लेकर के आपका मंतव्य क्या है, और उसी आधार पर फिर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो इस तरीके से मुझे बिल्कुल परेशानी आई अपनी अप्रोच को चेंज करने में, क्योंकि मैं आईआईटी में जाने के बाद स्पेशलिस्ट हो गया था। मतलब एक पर्टिकुलर दिशा में मेरा सोचना हो गया था, मेरा दृष्टिकोण एक तरफ हो गया था। लेकिन जब मैंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दिया तब मुझे समझ में आया कि ये एग्ज़ाम ऐसा है जहां आपका दृष्टिकोण जो है बहुत ही विस्तृत होना चाहिए। हर प्रॉब्लम को कई आयामों से देखना चाहिए और कई आयामों से उसका उत्तर निकालने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरीके से डिफरेंस है दोनों एग्ज़ाम्स में। आपका जब ये शुरू हुआ तो क्या दिल्ली भी आपका जाना हुआ और आपने कुछ वहाँ भी कोचिंग या इस तरह की चीज़ों से आप दो चार हुए? जी जी, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में फिर मैं 2 साल दिल्ली में रहा, जहाँ वहाँ रह कर के मैंने अपने प्रथम बार में मैंने, चूँकि मैं आईआईटी से मैंने पढ़ा था तो मुझे अपने जो साइंस सब्जेक्ट्स थे उन पर ज़्यादा भरोसा था, तो मैंने मैथमेटिक्स और चूँकि मुझे सिविल सेवा में एक जनरल सब्जेक्ट लेना उचित रहता है तो मैंने ज्योग्राफी 2 सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देना शुरू किया। और लेटर ऑन मैंने ज्योग्राफी की जगह पे मैथिली लैंग्वेज, मैथिली भाषा का साहित्य लेकर के और मैथमेटिक्स के साथ में ये एग्ज़ाम क्लियर किया। ये बड़ा दिलचस्प कॉम्बिनेशन था आपका। तो मैथिली तो बिहार के मिथिलांचल की एक बोली है, तो क्या परिवार में कोई आपके ननिहाल से कोई मैथिली रहा, मिथिलांचल से आप परिचित रहे? जी, दरअसल हम लोग अवध प्रांत के रहने वाले हैं, तो हमारे घर में भी अवधी भाषा ही बोली जाती है। लेकिन अवधी बोली बोली जाती है, लेकिन अवधी भाषा का साहित्य जो है वो इतना विस्तृत नहीं है जिसको साहित्य के रूप में स्वीकार किया गया हो। और अवधी और जो पूर्वांचल की बोली हैं ये सब एक तरीके से सिस्टर लैंग्वेजेस हैं। ये सभी इन सब का ही उद्गम संस्कृत भाषा से हुआ है, तो इन सब में कहीं ना कहीं एक समानता है। और मैथिली काफ़ी हद तक अवधी के समीप है। और अच्छी बात यह है कि मैथिली भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, जो हिंदी लिपि है। चूँकि मैंने भी हम लोग हिंदी प्रांत से हैं और तो हिंदी देवनागरी लिपि मुझे आती भी है, तो इस प्रकार से मैथिली पढ़ने में, समझने में, बोलने में ऐसी कोई परेशानी नहीं आई अडॉप्ट करने में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये भी आपने बताया कि व्यक्ति अगर कई बार गैर पारंपरिक रास्ते चुनता है, अनऑर्थोडॉक्स तरीक़े चुनता है, लेकिन अगर उसकी सोच, उसकी दृष्टि बहुत क्लियर होती है और मेहनत का एक परचम वो हाथ में लेकर चलता है तो वो सफल होता है। सर, जीवन में इस कार्यक्रम में अक्सर युवा मुझसे पूछते हैं कि सर आप जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स अखिल भारतीय सेवा के हैं, ऑफिसर्स हैं जिनसे आप बात करते हैं, उनसे ये ज़रूर पूछिएगा कि असफलता को कैसे हैंडल किया जाए। क्या ये लोग सुपरमैन होते हैं कि ये आते हैं, दुनिया को देखते हैं और जीत लेते हैं, या इनके मन को भी चोट लगती है, ये भी फेलियर को देखते हैं, ये भी उदास होते हैं, इनकी आंखों में भी आंसू आते हैं, और वो कैसे हैंडल किया जाए? असफलता को हैंडल करने का आप लोगों का तरीका क्या होता है? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी सर जी। जैसा कि अब तो मुझे इस सेवा में आए हुए भी काफ़ी समय हो गया है और हम लोग सभी लोग चर्चा करते हैं जब भी इस बारे में बात होती है, तो जो एक बात निकल कर के आई कि एक हमारा इंटेलिजेंट क्वोशिएंट होता है IQ और एक हमारा इमोशनल क्वोशिएंट होता है EQ। तो ये रियलाइज़ किया हम सब लोगों ने, और मुझे भी इस बात से इत्तेफाक है कि IQ से ज़्यादा सफल होने के लिए EQ की आवश्यकता है। EQ का मतलब है कि कैसे आप असफलता से उभर करके पुनः सफलता की मार्ग पर चलते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
और उसके लिए सबसे पहले अपने आप को माफ़ करना इम्पोर्टेंट है हाँ हाँ, कि बहुत सुंदर। कहीं जी कहीं ना कहीं हम सब अपने मन में ये बात रख लेते हैं कि शायद मेरे अंदर ही कुछ कमी है जिस वजह से मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमें समझना चाहिए कि लाइफ जो है वो मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैं चूँकि साइंस साइड में ही पढ़ा हूँ, तो एक कमी जो मुझे लगी मेरी शिक्षा पद्धति में कि कहीं ना कहीं हम सबको एक सिंगल आंसर की तरफ धकेला जाता है कि लाइफ में एक ही आंसर है, एक ही चीज़ सही है। जैसे जैसे मान लीजिए आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है, तो हमारे जब हम क्वेश्चन छोटे हैं तो हम उसका आंसर लिख रहे हैं, तो हमें हर बार पुश किया जाता है कि आप एक ही आंसर लिखिए तभी उसके नंबर मिलेंगे। लेकिन जबकि आप देखें लखनऊ से दिल्ली जाने के कितने रास्ते हैं। आप हवाई मार्ग से जा सकते हैं, आप रेल मार्ग से जा सकते क्या हैं, बात आप है, सड़क क्या मार्ग बात से भी इतने सारे रास्ते हैं। जी। तो हमें ये समझना चाहिए कि लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस हैं और सारे उत्तर सही हैं, सभी सही। अगर आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है, सारे रास्ते सही हैं, बस आपको देखना है कि कौन सा रास्ता आपके लिए अच्छा है। अगर किसी वजह से उस रास्ते से आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो रास्ता बदल करके दूसरे मार्ग से पहुंच सकते हैं। तो ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको पूर्व में ही बोला शरद जी कि आप अपने फील्ड में शीर्ष पर हैं, मैं अपनी फील्ड में शीर्ष पर हूँ। हमारे जो खिलाड़ी हैं जैसे सचिन तेंदुलकर, वो अपने फील्ड में शीर्ष पे हैं। हमारे जो राजनेता हैं वो अपनी फील्ड में शीर्ष पे हैं। तो और इसका किसी का भी आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है कि जैसे कि दो अलग अलग गेम खेलने वाले लोगों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, वैसे ही कौन किस फील्ड में कौन अच्छा कर रहा है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो हमें जस्ट ये सोचना कि मैं पढ़ाई में नहीं अच्छा हूँ तो मैं फेलियर हूँ, दैट इज़ नॉट ट्रू। अगर मैं किसी वजह से पढ़ाई में जो मैं चाहता था वो अचीव नहीं कर पा रहा हूँ तो मे भी भगवान ने हमारे लिए कुछ और प्लान बना रखा है, मैं किसी और फील्ड में सफल बनूंगा और सफलतम बनूंगा। तो ये EQ इम्पॉर्टेंट है, अपने आप को क्षमा करना कि हाँ हो सकता है कि संभावित है कि ये फील्ड में मेरा भविष्य नहीं है, हो सकता है किसी और फील्ड में मेरा भविष्य है। अपनी फील्ड चेंज करके और उसमें शीर्ष तक पहुँचना, ये चीज़ हमको हमेशा अपने मन को समझाना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर आपका उत्तर है कि एक गंतव्य तक पहुंचने के, जैसे एक ईश्वर तक पहुंचने के बहुत अलग अलग रास्ते हैं, वैसे ही एक डेस्टिनेशन तक ले जाने के बहुत अलग अलग रास्ते हैं। तो आप किसी एक रास्ता हमको सिखाया, समाज ज़रूर कहता है, क्योंकि सफलता बड़ी निर्मम होती है, इसलिए वहाँ रास्ता भी एक ही बताया जाता है कि क्रूसीफाई करो खुद को संकट में डालो, रास्ता एक ही है। बहुत सुंदर जवाब है, बहुत अच्छा लगा सर। एक और बड़ा अहम पड़ाव है ज़िंदगी का जब हम दाम्पत्य जीवन की तरफ बढ़ते हैं, और ये बहुत ही सुंदर सुनहरा तो है ही, चुनौतियाँ भी अपने साथ लाता है। तो मैं जानना चाहूँगा, हालांकि ये माफ़ कीजिएगा ये व्यक्तिगत प्रश्न है, तो आप दाम्पत्य जीवन की तरफ बढ़े तो ये अरेंज मैरिज रही या अरेंज और लव मैरिज का एक सम्मिश्रण रही, या पूरी तरह से आपने ये पेरेंट्स पर ये दायित्व छोड़ा? उससे पहले मैं अपनी बात बताऊं, पहले एक जो बात मैं सभी से कहना चाहता हूं, जो मैं महसूस करता हूं कि हम जो हमारा कैरियर है, जो जिसके लिए एक रिटायरमेंट की लिमिट है, जैसे सरकार ने रिटायरमेंट हमारे प्रोफेशन के साथ में 60 साल रख रखा है। कोई अगर अपने स्वाध्याय में है, अपना बिजनेस कर रहा है, तो वहाँ भी 70 साल 75 साल पे लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो अपना कैरियर बनाने के लिए हम सभी सभी लोगों से डिस्कशन करते हैं, उसमें बहुत सारा समय इन्वेस्ट करते हैं और उसको परिपक्व होने तक कम से कम 5 से 10 साल लगते हैं, जब हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमको अपनी लाइफ में क्या करना है जी। तो वो कैरियर के लिए इतना डिस्कशन होने के बावजूद, और वो ऐसी चीज़ है जो आपके लिए जिसके लिए एक एक्सपायरी डेट है, वेरएज जो हमारा दाम्पत्य जीवन है जिसमें कहा जाता है कि आप दोनों का साथ जो है जीवन पर्यंत है, जब तक जीवन है आप दोनों साथ में रहेंगे, उसको लेकर के हमारे भारतीय समाज में डिस्कशन बहुत कम है। लोग बहुत कम समय के लिए अपने जीवन साथी, भावी जीवन साथियों से मिलते हैं, बहुत कम समय के लिए उनसे वार्ता करते हैं, या बहुत कम समय आपस में ही चर्चा करते हैं कि उनके लिए कौन सा जीवन साथी, किस तरह का जीवन साथी उचित रहेगा, जो एक गलत चीज़ है। मेरा मानना है कि अगर हम अपने कैरियर के लिए 10 साल डिस्कशन करते हैं और सभी से डिस्कशन करते हैं, सबसे पूछते हैं मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, मैं क्या बनूं, भविष्य में क्या करूं, सिमिलरली हमें अपने जीवन साथी के बारे में भी लोगों से राय लेनी चाहिए और अपने मन को समझना चाहिए कि मेरे लिए किस तरीके का जीवन साथी उचित रहेगा। तो ये तो एक सभी के लिए मेरी तरफ से संदेश है। बहुत बाकी बहुत खूबसूरत जी बात है। जी
बाकी मेरी शादी दो कहने के लव मैरिज है, लेकिन इसमें माँ बाप का अभी पूरा आशीर्वाद है। मेरी वाइफ डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता हैं, वो एक सफल गायनेकोलॉजिस्ट हैं, अभी लखनऊ में चंदन हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस करती हैं। तो मेरा उनसे मिलना हुआ था मेरी गाज़ियाबाद पोस्टिंग के दौरान, जब मेरा हॉस्पिटल जाना हुआ। लेटर ऑन फिर हमारी फैमिलीज़ मिली और उन्होंने भी हम लोग को अपना आशीर्वाद दिया। अब हम लोग 8 साल से साथ में हैं। बहुत सुंदर बॉन्डिंग है सर। और मुझे लगता है कि आप जितना मैं आपको समझ पा रहा हूँ कि आपका व्यक्तित्व गंभीर, मितभाषी और बहुत ही ठोस बुनियाद पर है। तो जो अर्धांगिनी है आपकी, वो विदेश मंत्रालय अवश्य संभालती होंगी। और धन्यवाद जी। मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि कई बार जैसा कहा जाता है अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो जी। जैसे मैं भी संकोची हूँ, तो मेरी श्रीमती जी वो काफ़ी वाचाल हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, और पूरा रिश्ते नातेदारी संभालने का दायित्व उन्हीं का रहता है। तो मैं कुछ ऐसा ही आपके बारे में सोच रहा हूँ। इज इट ट्रू बिल्कुल, सर? जैसा आपने बताया, अर्धांगिनी मतलब हाफ पार्टनर का मतलब जो मेरे अंदर कमी है उन सबको पूरा करती हैं। कभी तो नहीं जहाँ है जहाँ सर। मैं जी जी, जी कभी तो नहीं है सर, लेकिन हाँ, नहीं, ये जो मेरे सब हाथ में संभव नहीं है, वो सब बिल्कुल उनके बिल्कुल हाथों से बिल्कुल। होता है, ये सत्य है जी। सप्लीमेंट है, वो एक पूरक है। बिल्कुल जो जी, जैसे बिल्कुल पूरक है आप उनके पूरक हैं, वैसे वो आपकी पूरक जी। हैं। कंक्लूड करूंगा एक सवाल के साथ, इसी आखिरी सवाल के साथ। एक तो सर थ्योरी जो है जीवन की, वो ये कहती है कि एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स, जो गीता भी कहती है कि जीवन जी जैसा है उसको जी वैसा ही स्वीकार करना ही हमारे हाथ में है। और यही जी आपकी थ्योरी भी मैंने देखी कि मेहनत में निवेश आपने किया और जी फल के बारे में नहीं सोचा, और वो सब कुछ मिलता गया जो एक अच्छे कर्म के बाद, जो एक शुद्ध और पवित्र और ईमानदारी से किए गए काम के बाद मिलता है। आगे जी के अभी आपका करीब 12-13 साल का सेवा का करियर है, और अभी बहुत ग्लोरियस ईयर्स आगे के बाकी हैं। वरिष्ठ जिम्मेदारियों की एक लंबी श्रृंखला आगे आपका इंतज़ार कर रही है। तो कैसे जी। देखते हैं आने वाले जीवन को आप? जी देखिए, जो प्रिंसिपल मेरे माँ बाप ने बचपन में ही मेरे अंदर डाले, मैं उनका ही अभी तक पालन करता आ रहा हूँ कि मुझे कुछ ऐसा करके जाना है जिससे मेरे परिवार को, मेरे माता पिता को, मेरे बच्चों को, मेरे बीवी को, मेरे समाज को उस पर फ़ख्र हो। तो इसी के प्रयास में मैं रहता हूँ कि यथासंभव लोग मुझे मेरे काम से जानें, लोग ये जानें कि हाँ, ये जिसका नाम लिया जा रहा है ये हमारा बच्चा है, ये हमारे समाज का है, हमारे परिवार का है, और मेरा नाम लेने से उनका भी सीना फ़ख्र से चौड़ा हो, यही प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। और जिस तरह से आप आगे बढ़े अपने करियर में, आपने फोकस किया चीज़ों को, और आपने बहुत हम्बल तरीके से याद किया कि किस तरह से बीटेक की डिग्री जो आपने ली, आईआईटी किस तरह से आपको एक हरफन मौला पर्सनैलिटी के तौर पर एक ऑलराउंड डेवलपमेंट करती है आपकी पर्सनैलिटी का। और आपने ये भी बात बार बार दोहरा के बहुत हमारे युवाओं को ताकत दी कि हम एक बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं, लेकिन साधारण से असाधारण होना आपके हाथ में है, और इसका एक ही टूल है मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत। सर बहुत ही अच्छा लगा, मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपके भविष्य के लिए। थैंक यू। तो ये थे आशीष श्रीवास्तव जी, 2013 बैच के आईपीएस ऑफिसर, उत्तर प्रदेश कैडर के, जो डीसीपी साउथ कानपुर की जिम्मेदारी इस समय संभाल रहे हैं, और इसके पहले कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं वो। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और ऑफिसर को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।